तो राधे राधे साथियों, ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है। अक्टूबर महीना चल रहा है। अक्टूबर में हम 4 हफ्ते लेकर के आते हैं, 4 वीक। और हमारा ये पहला वीक पेंडिंग चल रहा था 1 से लेके 7 अक्टूबर तक, तो इसमें हम कवर कर लेंगे। सेकेंड वीक जो होता है वो 8 से लेके 14 अक्टूबर, वो मैं बना चुका हूँ। तीसरा जो वीक होता है 15 से लेके 21 अक्टूबर, वो मैं आपको दे चुका हूँ। और एक फाइनल चौथा वीक आएगा जिसमें 22 से लेके और 31 तारीख तक के सारे करंट अफेयर्स के वीडियोस आ जाएंगे। तो आज ये जो एक बैकलॉग चल रहा था इसको हम समाप्त करते हैं और फिर एक आध दिन में आपको ये फाइनल मिल जाएगा और इस तरह से अक्टूबर हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करें। तो पहला ही प्रश्न एक्सरसाइज से है, काजिंद एक्सरसाइज। तो पहले तो आप ये पूछ रहे हैं प्रश्न में काजिंद एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ, तो इसका तो उत्तर उत्तराखंड हो जाएगा। और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, काजिंद एक्सरसाइज किन किन के बीच होता है, भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। इस बार इसका कौन सा संस्करण हुआ, 8वां संस्करण हुआ, कहाँ पे हुआ, उत्तराखंड में हुआ, ये आप ध्यान रखेंगे। 2023 में जो 7वां इसका संस्करण था, एडिशन, वो कजाकिस्तान में हुआ था। अब देखो कजाकिस्तान न्यूज में है तो इसको भी एक बार मैप में देख लेते हैं, इसके स्टैटिक। पहले तो ये देखो मैप में कजाकिस्तान, ये विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है और कैपिटल इसके अस्ताना होती है, करेंसी है कजाकिस्तानी तेंगे और प्रधानमंत्री है ओल्जास बेक्टेनोव। कासिम जोमार्ट तोकायेव यहाँ के प्रेसिडेंट है। अगला देखते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान रख लो कि इस बार जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो बैठक हुई है 2024 में, वो कहाँ पे हुई है, अस्ताना में ही हुई है। ठीक है, यहीं पे इसमें 10वां सदस्य देश बना था बेलारूस, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं अभी। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि नवी विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप ये कहां पर हुई, तो आंसर हो जाएगा ब्रुनेई में हुई है। इसके बारे में जानते हैं। हम बात करें वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 की, इस बार ये नवा संस्करण था जो कि कहां पे हुआ, ब्रुनेई की कैपिटल बंदर शेरी बागबान में। अभी बात करें तो भारत ने इसमें 7 मेडल जीते जिसमें से 2 गोल्ड है। 2 गोल्ड देख लेते हैं एक बार कौन कौन लेकर के आए। आर्यन लेकर के आए और शौर्य लेकर के आए हैं। देखो ये जो चैंपियनशिप है हर 2 साल में होती है। तो पहली बार जब ये हुई थी वो 2006 में हुई थी, क्वालालंपुर मलेशिया में। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया है, ध्यान रखना। वैसे इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन का मुख्यालय भी ध्यान रखो, ल्यूसेन स्विट्जरलैंड में होता है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पुरस्कार यानी कि अवार्ड से है और इम्पोर्टेंट प्रश्न मार्क कर लेना कि 54वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए भी किसे चुना गया, तो आंसर हो जाएगा मिथुन चक्रवर्ती। आप सभी जानते हो उसके बारे में। देखो कौन देता है, तो सूचना व प्रसारण मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव। इन मंत्री जी का नाम याद रखना। किसे चुना गया, कौन सा पुरस्कार है, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की हम बात कर रहे हैं। सबको पता है मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, लेकिन एग्जामिनर पूछ सकता है कौन सा संस्करण है, 54 नंबर का एडिशन है, संस्करण है, और किस वर्ष के लिए, 2022 के लिए इनको चुना गया है। इससे पहले जो 54वां तो हो गया, इससे पहले 53वां 53rd नंबर का वहीदा रहमान को मिला था 2021 के लिए। पहला जरूर पूछ सकता है एग्जामिनर, पहला किसे मिला था ये दादा साहब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो देविका रानी को मिला था 1969 में। पुरस्कार के रूप में 10 लाख रुपए मिलते हैं। इतनी बातें ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न बैंकिंग का अपॉइंटमेंट है कि इंडसइंड बैंक के एमडी सीईओ अभी किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर इसका हो जाएगा सुमंत कठपालिया हो जाएंगे। इंडसइंड बैंक की बात करते हैं, स्टैटिक 1994 में स्थापना होती है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। टैगलाइन क्या होती है, वी मेक यू फील रिचर। ठीक है, सुमंत कठपालिया नाम है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हेलेन नाम का तूफान आया था, इसने किस देश को प्रभावित किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। और वैसे अमेरिका में जो तूफान आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हुरिकेन कहा जाता है। तो हुरिकेन हेलेन ये अभी अमेरिका में आया, तो इतना सा याद रखें आप। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है कि 70वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन ये कहाँ पे किया जाता है, तो आंसर होगा केरल। केरल में होती है ये नेहरू बोट रेस और इस बार इसका 17वां संस्करण था। केरल में भी कहाँ पे, अगर झील का नाम पूछेंगे तो पुन्नमदा झील में आंसर कर देना। इसमें विजेता भी आ चुके हैं, कौन, करिचल चंदन। वैसे विजेता वगैरह नहीं पूछते हमारे एग्जाम में, फिर भी मैंने आपको बता दिया। एग्जाम में ये प्रश्न जरूर आ चुका है, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो ये एक बोट रेस है। कहाँ पे होती है, केरल में। किस झील में, वो मैंने आपको बता दिया। इस बार संस्करण भी याद रख लेना, 17वां संस्करण था। और देखो ये नेहरू ट्रॉफी है, नेहरू कप अगर पूछे तो उसका संबंध किससे है, फुटबॉल से है, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई ने अभी राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी, नेशनल क्रिकेट अकेडमी का उद्घाटन किया है, कहाँ पे किया है, तो आंसर इसका हो जाएगा क्या, बंगलुरु में। तो अभी बीसीसीआई ने बंगलुरु में ही नेशनल क्रिकेट अकेडमी का उद्घाटन किया है, कहाँ पे, बंगलुरु में किया है। वैसे इसको याद रखना, बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहा जाएगा।
और मैं आपको बता दूं इससे पहले बीसीसीआई के पास ऑलरेडी एक नेशनल क्रिकेट एकेडमी है जिसकी स्थापना सन 2000 में की गई थी। कहाँ पे? एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। और अभी ये बंगलुरु में केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट के पास में ये एक अलग से नेशनल क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किया है बीसीसीआई ने। और मतलब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। इसमें 3 बड़े बड़े इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मैदान होंगे, 86 पिचेज हैं और भी कई तरह की विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस है ये। तो सिंपल सा याद रखेंगे, कहाँ पे? बंगलुरु में एक नई नेशनल क्रिकेट एकेडमी। वैसे आप जानते हो बीसीसीआई के सचिव अभी वर्तमान में कौन है? तो जय शाह है, जो कि जल्द ही आईसीसी के नए चेयरमैन बनने वाले हैं। और बीसीसीआई के हेड पूछे तो रॉजर बिन्नी है, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो, अभी आईफा अवार्ड्स 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा एनिमल। देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आईफा अवार्ड्स 2024 की, तो इस बार ये इसका कौन सा संस्करण है? 24 नंबर का है और कहाँ पे हुआ? अबू धाबी यूएई में हुआ है। प्रश्न देखो जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि 2025 वाले जो आईफा अवार्ड है वो कहाँ पर होंगे। और ये क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि अगले साल ये इसका 25 नंबर का एडिशन होगा, सिल्वर जुबली जिसे आप कहते हो। तो पहले मैं आपको इसका उत्तर देता हूँ, ये जयपुर में होगा। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये दूसरी बार है जब इसका आयोजन भारत में होगा, वरना ये बाहर ही होते हैं, जैसे कि अभी हुआ ना, अबू धाबी में हुआ। ठीक है, तो ये प्रश्न तो इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। बाकी अभी जो अवार्ड्स दिए गए उसमें जो इम्पोर्टेंट कैटेगरी है 4-5 वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बेस्ट फिल्म एनिमल रही है जिसके डायरेक्टर संदीप वंगार रेड्डी है। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान है जवान मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर है विधु विनोद चोपड़ा 12th फेल मूवी के लिए। कुछ स्पेशल अवार्ड्स भी दिए गए हैं, आप देख सकते हो, जिसमें से एक ये ध्यान रख लो, गोल्डन लेगेसी अवार्ड, ये किसे मिला है? नंद मुनि बालकृष्णन को। और एक और आप ध्यान रख लो कि भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए एक अवार्ड दिया गया है, किसे? चिरंजीवी को मिला है। चिरंजीवी का नाम आपने इस साल 2 बार सुन लिया होगा। एक तो अभी पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था इसी साल, और भारत के सबसे सफल एक्टर का गिनीज अवार्ड भी इनको मिला था, चिरंजीवी। और अब ये तीसरी बार मैंने आपको बताया कि इसमें भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1 अक्टूबर। और अगर डेली करंट अफेयर्स की क्लास आप देखते हैं तो जब भी डे वाला प्रश्न आता है, हर बार जो मैं आपको पूरे महीने की शीट रिवाइज कराता हूँ, तो ये तो आपको रट ही गया होगा, 1 अक्टूबर को 3 दिवस हम मनाते हैं। चलो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और बाकी की चीज हम यहाँ पे नहीं देख रहे, सीधा सा पढ़ते हैं कि 1 अक्टूबर को हमने अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया है। और 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफी डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी मनाते हैं। बाकी अगर इससे संबंधित और भी बातें आप जानना चाहते हैं, आपके सामने है, वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन मेंस अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 को किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा भारत ने इसको जीत लिया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन मेंस अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 की, जो कि कहाँ पे होता है? भूटान में होता है, भूटान की कैपिटल थिम्पू में। जीता किसने? भारत ने। भारत ने चौथी बार इसको जीत लिया है, हराया यहाँ पे बांग्लादेश को है। देखो ये मैं आपको बता दूं, इंडियन बॉयज फुटबॉल टीम को यहाँ पे ब्लू कॉर्ड्स के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रख लेना। बाकी सिंपल से आपको क्या याद रखना है वो तो याद रखो, कौन सा चैंपियनशिप है, कहाँ पे हुआ है, किसने जीता है और किसको हराया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे कि अभी नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा स्पेस एक्स। अच्छा, आपको याद होगा इसी साल की बात है, जून महीना था शायद, तो अमेरिका की जो बोइंग कंपनी है उसका एक स्पेस क्राफ्ट था, उसका नाम है स्टार लाइनर। तो स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट में बैठ करके सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गई थी। लेकिन ये जो स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट है ये उनको वापस धरती पर नहीं ला सका था क्योंकि उसमें कुछ खराबी आ गई थी। तो अभी नासा ने उनको वापस लाने के लिए ये क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया है। किसके साथ मिलकर के? जो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स के साथ मिलकर के। और अभी इसको लॉन्च किया गया फ्लोरिडा अमेरिका से। और अब तक कहा जा रहा है कि ये फरवरी 2025 तक उनको वापस लेकर के आ जाएंगे। किन किन को? एक तो सुनीता विलियम्स और उनके साथ जो गए थे बुच विल्मोर उनका नाम है। तो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ये वापस आ जाएंगे। और अभी आप
हो सकता है कोई कहे कि इस तरह के प्रश्न क्यों करवा रहे हो, वीकली में तो हम इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं। तो भाई साहब ये इम्पोर्टेंट ही है। अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, इसमें से एक प्रश्न भी एग्जाम में जरूर आया था, वो किस तरह का प्रश्न था, लेकिन यहाँ से प्रश्न जरूर बना था। एक सुनीता विलियम्स अभी अंतरिक्ष में गई थी, उनको वापस लाने से संबंधित एक प्रश्न था, इतना मुझे याद है। अगर किसी को एग्जैक्टली याद है कौन सा एग्जाम था, कौन सा प्रश्न था, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न अपॉइंटमेंट से है कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बन गई है, तो आंसर होगा आरती सरीन बन गई है। और ये प्रश्न इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस पद पर आने वाली वो पहली महिला होंगी। वैसे AFMS इसे हम शॉर्ट में बोलेंगे, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, इसकी डायरेक्टर जनरल बनने वाली वैसे तो वो 46 नंबर की व्यक्ति है, लेकिन महिला के तौर पे वो पहली है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी किस राज्य ने देसी गाय को राजमाता गौमाता का दर्जा दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। बस इतना सा आप याद रखो, महाराष्ट्र सरकार ने जो देसी गाय होती है उसको राजमाता गौमाता का दर्जा दिया है। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अवार्ड से है कि 2024 का जो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार है उससे किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा अलेक्जेंडर डन को। एक तो सीधा सीधा ये नाम याद रखेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार ये गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, लेकिन जिस भी गणितज्ञ को, मैथमेटिशियन को ये पुरस्कार दिया जाता है ना, याद रखना उसकी जो उम्र है 32 साल से कम होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, किनकी याद में दिया जा रहा है, श्रीनिवास रामानुजन जी की याद में दिया जा रहा है, लेकिन उनकी मृत्यु 32 वर्ष में हो गई थी, इसीलिए ये रखा गया है कि उस जिसको भी पुरस्कार ये मिल रहा है उस गणितज्ञ की उम्र 32 वर्ष से कम होनी चाहिए। पुरस्कार के रूप में आप पूछोगे कितने रुपए दिए जाते हैं, $10,000 दिए जाते हैं। और ये जो श्रीनिवास रामानुजन जी थे, इनकी हम बात करें बर्थ कब हुई थी, मतलब इनका जन्म कब हुआ था, तो वो तारीख थी 22 दिसंबर की 1887 को इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। इसीलिए तो 22 दिसंबर को हम नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाते हैं, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, ये अलेक्जेंडर डुन अगर आपसे पूछ लें तो ये दुनदुन जो है ये कहाँ से हैं, तो ये अमेरिकी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत ने पहली बार हुआ है ये एशिया पैसिफिक पैडल कप, इस पे कौन सा पदक जीता, तो भारत ने यहाँ पे ब्रोंज मेडल जीता है। एक तरह का अचीवमेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये जो है पहली बार हुआ है। क्या है ये? एशिया पैसिफिक पैडल कप 2024 पहला ही संस्करण है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। क्या है ये, मतलब किस तरह का खेल है, तो एक तरह का ये रैकेट खेल है आप कह सकते हो, जो कि स्क्वैश तो आपको पता है, मैंने कई बार आपको समझाया भी है स्क्वैश। तो ये स्क्वैश की तरह ही बंद कोर्ट में खेला जाता है। अभी कहाँ पे हुआ ये पहला एडिशन? बाली इंडोनेशिया में हुआ, ये भी पूछा जा सकता है। भारत ने तो ब्रोंज जीत लिया। अब आप पूछोगे यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर किसने जीता, तो गोल्ड यहाँ पे इंडोनेशिया ने जीता है और सिल्वर यहाँ पे फिलीपींस ने जीता है। ये भी मैंने आपको बता दिया, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि 2024 में जो हमने नवा आयुर्वेद दिवस मनाया उसकी थीम क्या है। थीम पूछ ली है, वैसे डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैंने आपको बताया है कि इस बार ये दिवस हमने कब मनाया। एक्चुअली में ये जो दिवस है, ये जो डे है, धनतेरस हमने अभी मनाया था, धनतेरस। तो धनतेरस के दिन ही हम ये आयुर्वेदिक दिवस मनाते हैं। और बताओ इस बार का धनतेरस हमने कब मनाया, तो 29 अक्टूबर को। तो ये आयुर्वेद दिवस कब होगा? 29 अक्टूबर को होगा 2024 वाला, ये ध्यान रखना। तो डेट तो आपके पास आ गई, इस बार नवा संस्करण था, ये भी ध्यान रखना। थीम की अगर बात कर ले तो थीम है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार, आयुर्वेद इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। इतना सा आपको याद रखना है। और एक प्रश्न ये जरूर याद रखना, ये भी करंट अफेयर्स का है, कि भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र कहाँ पे खोला गया। कई बार मैं बता चुका हूँ, तो आपको रट गया होगा, मॉरिशस आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगला देखते चलो। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि ब्रेन लारा की आत्मकथा का नाम क्या है। ब्रेन लारा आपको पता है, वेस्ट इंडीज के ये क्रिकेटर थे ब्रेन लारा, और अभी इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया है जिसका पूरा नाम है लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल, ये आप याद रखना। और इसको इन्होंने किसके साथ मिलकर के लिखा है, अगर ये पूछेंगे तो फिल वॉकर के साथ मिलके इन्होंने लिखा है, ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी अपना अंतिम कोयला बिजली प्लांट बंद करने वाला G7 राष्ट्र, G7 देश कौन सा है, तो आंसर होगा इंग्लैंड है।
एक बार हम देख लेंगे G7 के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, लेकिन ये प्रश्न आप ध्यान रखना वन लाइनर प्रश्न रहेगा कि अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला अभी G7 कंट्री कौन सा बन गया है, तो इंग्लैंड बन गया है। वैसे मैं आपको एक रोचक तथ्य बता दूं, यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको ये बता दूं कि इंग्लैंड ही वो पहला देश बना था विश्व का जिसने दुनिया का पहला कोल बेस्ड पावर प्लांट शुरू किया था। कब? 1882 में। वैसे अभी G7 की समिट हो चुकी है, तो 2024 में अगर आपसे पूछे कहाँ पे हुई थी इसकी समिट, तो पुगलिया इटली में हुई थी, पुगलिया। तो G7 में हमने कहा कौन कौन से देश आते हैं। एक ट्रिक आपको याद करवाई थी, गर्लफ्रेंड को जूस JUICE जूस पिलाना है, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है, क्योंकि G7 में सारे बड़े बड़े देश ही हैं, तो जूस की बात करेंगे, पानी की बात नहीं करेंगे। तो गर्लफ्रेंड होगी एक तो, और जूस और पिलाएंगे। तो जी मतलब हो जाएगा जर्मनी, एफ से फ्रांस हो जाएगा, जैसे जापान हो जाएगा, यू से यूएसए हो जाएगा, आई से इटली हो गया, सी से कनाडा और ई से इंग्लैंड हो गया है। ये आप ध्यान रख लेना बस। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभी क्रूज भारत मिशन ये कहाँ से शुरू किया गया, तो आंसर होगा मुंबई से। वैसे हमारे जो शिपिंग मंत्री हैं कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है, और अभी उन्होंने 30 सितंबर 2024 को ही मुंबई में क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की है। पूछे अगर किस पर सवार होकर के उन्होंने इसकी शुरुआत की है, तो उस क्रूज जहाज का नाम क्या है, यही पूछ रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा एम्प्रेस। तो उसका एक ही उद्देश्य है, भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना। तो ये जो क्रूज मिशन इन्होंने शुरू किया है 1 अक्टूबर 2024 से लेके 31 मार्च 2029 तक 3 चरणों में लागू होगा, 3 स्टेप्स में ये लागू होगा। ये क्रूज मिशन, क्रूज इंडिया मिशन है। कहाँ से, ये याद रखना, मुंबई से। और किस पर सवार होकर के, उस क्रूज जहाज का नाम एम्प्रेस है। कब से कब तक के लिए है ये भी मैंने आपको बता दिया, और हमारे शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे माँ दुर्गा अभियान ये कहाँ पे शुरू किया गया, तो ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। अभी जो हमारे 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, भी उन्होंने महाराष्ट्र में ये माँ दुर्गा अभियान की शुरुआत की थी। नाम से आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, इसमें महाराष्ट्र राज्य की महिलाओं को, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। किस मामले में आत्मनिर्भर? कि वो अपनी सुरक्षा खुद से कर सके, आपात स्थिति में या आपात स्थिति से निपटने की स्किल जो गुर होंगे वो उनको सिखाए जाएंगे, ताकि वो ऐसी स्थिति में दूसरों पर निर्भर रहे बिना खुद से निपट सके। तो माँ दुर्गा अभियान कहाँ? महाराष्ट्र में। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि कौन सा देश 2025 में पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा, तो आप बता सकते हो आराम से, इस तरह का प्रश्न आ जाएगा। तो कहाँ पे होंगे? ऑब्वियस सी बात है, भारत में होंगे। ऐसा कहा जाता है कि भारत ने ही खो खो की शुरुआत की थी, इसकी खोज की थी, मतलब ये खेल हमने ही दिया था दुनिया को। अच्छा, ये प्रश्न बताओ, खो खो में कितने प्लेयर होते हैं, तो 9 प्लेयर होते हैं। खो 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 खो, नो 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 नो। ठीक है, दोनों टीम में 9 प्लेयर होते हैं। तो याद रखेंगे सिंपल सा, 2025 में जो पहली बार खो खो विश्व कप होगा, कहाँ पे होंगे? वो भारत में होंगे। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं अभी। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि बताओ स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत ये कब हुई थी। देखो इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अभियान जो सरकारी जो अभियान होते हैं, जो योजनाएं होती है, वो एग्जाम में पूछी जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है इस साल शुरू होगी तो ही पूछेंगे, वो कभी कभी पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये शुरू हुई थी 2 अक्टूबर 2014, और ये चर्चा में होती है मुख्य रूप से वही ज्यादा चांसेस होते हैं पूछे जाने के। वैसे तो फिर बहुत सारी हो जाएंगी। ठीक है, तो आप यूं मान के चलो, जो मोदी सरकार है 2014 से शासन में है, तब से इन्होंने जो जो भी शुरू किया है वहां से प्रश्न आ सकते हैं, तो वो ध्यान होनी चाहिए। और मुख्य रूप से अगर कोई योजना इस तरह की न्यूज में है किसी भी कारण से, तो ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि देखो ना, 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई थी, अभी क्या चल रहा है? 2024। तो 2 अक्टूबर 2024 को इसे पूरे 10 साल हो गए, तो ये चर्चा में रही। तो याद रखना सिंपल सा, कौन सी योजना, कौन सा अभियान है, कब शुरू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अमेरिका के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में अभी कौन सा देश शामिल हो गया, तो भारत इसमें शामिल हो गया। इसलिए प्रश्न हम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। हिंदी में बोलोगे तो खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क, इंग्लिश में बोलोगे तो मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क। तो अमेरिका के नेतृत्व वाला एक नेटवर्क है। वैसे तो इसमें 14 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है, इसके सदस्य हैं। भारत भी अभी इसका सदस्य बन चुका है, और आप यूं भी कह सकते हो कि भारत इस नेटवर्क में शामिल होने वाला तीसरा एशियाई देश बन गया है। पहले 2 कौन है? एक तो जापान है और एक साउथ कोरिया है। तो इस नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति बेहतर हो सके, मतलब सप्लाई अच्छे से हो सके सदस्य देशों के बीच में, उसी के लिए नेटवर्क है।
2022 में अमेरिका के द्वारा ही इसे स्थापित किया गया था, आप कह सकते हो। ठीक है, भारत इसमें शामिल हो गया, हमारे लिए ये न्यूज है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। फिर अगला प्रश्न भी अच्छा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत ये कर दी है। कहां से शुरू किया ये पूछ रहे हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा झारखंड के हजारीबाग से। और कब किया? अभी 2 अक्टूबर 2024 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग से ये धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कर दी है। इस योजना का नाम आप समझ पा रहे होंगे, बिरसा मुंडा जी के नाम पे, जिन्हें धरती आबा के नाम से भी, धरती आबा का मतलब होता है पृथ्वी पिता, तो इस नाम से भी बिरसा मुंडा जी को जाना जाता था और उन्हीं के सम्मान में इसका नाम ये रखा गया है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। अब बात करें इसमें होगा क्या, तो इस अभियान का जो मुख्य लक्ष्य है वो है केंद्र सरकार के जो 17 मंत्रालय हैं, जो विभाग है, उनके द्वारा भारत के आदिवासी क्षेत्रों का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर करना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना, एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना, आजीविका में विकास करना, मतलब उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए आदिवासी जनजातियों का। इसके लिए कितना रुपया खर्च होगा ये रखा गया है, 79,150 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, इतना खर्च होगा, ये ध्यान रखेंगे। और इसकी नोडल एजेंसी बनाई गई है। ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह का काम है उसी तरह का मंत्रालय होगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, जिसके मंत्री हैं जुएल ओराम, याद रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना की शुरुआत की है, तो इसका तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारी उद्योग मंत्रालय, यानी कि हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। अब आप मुझे बताएंगे इस मंत्रालय के मंत्री कौन है, थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। तो नाम से समझ में आ रहा होगा, अभी 1 अक्टूबर 2024 को हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने नई दिल्ली में ये प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो होते हैं उनको बढ़ावा देना, जो इलेक्ट्रॉनिक्स चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और डेवलप करना और फैलाना। और इसमें 2 सालों के लिए कितना बजट रखा गया है, 10,900 करोड़ रुपए का बजट इसमें रखा गया है, ये ध्यान रखें आप। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था अभी हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के मंत्री कौन है, तो उम्मीद करूंगा अभी जो नए कैबिनेट मिनिस्टर्स बने हैं उसमें उसको याद कराने के लिए एक ट्रिकी वीडियो मैंने बनाया था, और मैंने बताया था इसमें नए मंत्री बन गए हैं इस मंत्रालय के। तो क्या नाम है, HD कुमारस्वामी उनका नाम है। देखो, अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार यहाँ पर है और कैबिनेट मिनिस्टर्स अगर आपको याद नहीं है, तो ट्रिकी वीडियो मैंने बना दिया, एक बार वीडियो देख लेना, बस मस्ती मस्ती में आपको सारे नाम याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। वीडियो बाद में देखना, पहले कमेंट बॉक्स चेक कर लिया करो, कमेंट बॉक्स से आपको समझ में आ जाएगा कि वीडियो काम का है या नहीं है। अब तो मैंने बोल दिया है, आप आराम से देख सकते हैं। सर्च करना क्रैक एग्जाम कैबिनेट मिनिस्टर्स ट्रिक्स 2024, या अपनी जो क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन है वहां ऊपर ही ऊपर मैंने वीडियो लगा दिए हैं, आप उस एप्लीकेशन में भी वो वीडियो आपको मिल जाएंगे। अभी अगला देखते हैं प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बोला, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है, पहली महिला बन गई है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। सही उत्तर हो जाएगा क्लाउडिया शेनबाम बन गई है। और इन्होंने किनका स्थान लिया होगा, आप जानते हो एंड्रेज मैनुएल लॉब्रेज ऑब्राडोर के बारे में हमने पढ़ा है, उनका स्थान लिया है किसने, क्लाउडिया शेनबाम ने, मैक्सिको। अच्छा, मैक्सिको न्यूज में आ गया, मैं आपको मैक्सिको ले चलूंगा। तो आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में आता है मैक्सिको, और मैक्सिको की कैपिटल क्या होती है, मैक्सिको सिटी, करेंसी मैक्सिकन पीसो, और हमने कहा प्रेसिडेंट क्लाउडिया शेनबाम बन गई है। आप मुझे बताइएगा कि 2026 में जो 23rd नंबर के फीफा वर्ल्ड कप होंगे वो कहां पर होंगे, ये मेरा प्रश्न है, उत्तर दीजिए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि नीति आयोग के महिला उद्यमिता चैप्टर को पाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, उसमें शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो आंसर होगा तेलंगाना बन गया है। तो याद रखेंगे तेलंगाना, ये नीति आयोग के महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर को पाने वाला पहला राज्य बन गया है, जिसका उद्देश्य है विभिन्न क्षेत्रों में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना, उनका समर्थन करना। अब नीति आयोग की बात में आपको कर लेते हैं एक बार। आपको पता है योजना आयोग के स्थान पे लाया गया था, कब स्थापना होती है, 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना होती है। और फुल फॉर्म हो गई नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होते हैं भारत के, अभी नरेंद्र मोदी हैं तो वही अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी है और CEO VVR सुब्रमण्यम है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे भी भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए प्रेसिडेंट, नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो आंसर हो जाएगा MV श्रेयस कुमार बन गए हैं। इतना सा याद रखो आप। अगला देखते हैं प्रश्न।
फिर अगले में पूछ रहे हैं भी किसे 2024 के लिए 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्र उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका राजश्री बिरला। और किसके द्वारा दिया गया, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। और कौन देता है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान के द्वारा दिया जाता है। राजश्री बिरला का नाम याद रखना, इनको मिला ये पुरस्कार। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगला प्रश्न भी अच्छा है कि अभी 1 अक्टूबर 2024 को ही केंद्र सरकार ने किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया है, तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। मैं आपको डायरेक्ट लिस्ट में ले चलता हूँ, वही बताता हूँ। ये रही मैप में लिस्ट। आप देखोगे पहले हमारे पास जो क्लासिकल लैंग्वेजेस थी वो 6 थी। पहली कौन सी थी याद रखना, तमिल थी। कब बनी थी, 2004 में। और आखिरी कौन सी थी, उड़िया थी। 2014 में इसको दर्जा मिला था। बाकी आप देख सकते हो जो सभी सारी है, इसके अलावा एक्स्ट्रा 5, ये 5 अभी 2024 में बनी है। कौन कौन सी, मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली और असम। अब एक प्रश्न का उत्तर आप मुझे देंगे, फारसी के बारे में आपने नाम सुना होगा। फारसी, अब ये बताओ ये किस देश की भाषा है जिसे अभी हमारी क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल करने की घोषणा की थी हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने, बताइए। हम अगला प्रश्न देखेंगे। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे भी अक्टूबर में ही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक ये कहां पर हुई, तो ये हो चुकी है पाकिस्तान में हुई है, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में। आप कहोगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक तो आपने बताया था कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में हुई थी। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ टेबल से मैं आपको बताता हूँ। देखो इसकी 2 बैठक होती है साल में। एक को कहते हैं समिट्स ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स, हेड्स ऑफ स्टेट्स की बैठक होती है, और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक होती है। तो जो मेन इसकी जो बैठक है वो हेड्स ऑफ स्टेट्स की बैठक कही जाती है, जो इस साल जुलाई में हो चुकी है। कहाँ पे, कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में। अगले साल चाइना में होगी। लेकिन अभी जो बैठक हुई है ना, ये अभी अक्टूबर महीने में हुई है। हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक हुई है, ये वाला अक्टूबर लिए 2024 वाला। ये कहाँ पे हुई है, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हुई है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। बाकी हमने देखा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10वां मेंबर बेलारूस बन गया, पिछले साल 9वां ईरान बना था, ये याद रखना। ऑब्जर्वर कंट्री अभी 2 है, अफगानिस्तान और मंगोलिया है। ठीक है, हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे कौन सा देश चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने पर सहमत हो गया, तो आंसर होगा यूके हो गया है। अभी आपको पता है यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बने थे, और मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री है प्रविंद जुगनॉथ, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत कहा गया कि यूनाइटेड किंगडम अपने अधीन जो चागोस द्वीप समूह है और जो डिएगो गार्सिया है उसे मॉरिशस को वापस कर देगा। पर यूनाइटेड किंगडम ने यह भी कहा कि ये जो डिएगो गार्सिया द्वीप है उसको 99 साल तक अपने पास रखेगा, मतलब उसका पट्टा अपने पास रखेगा, जहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा भी है। सैन्य अड्डा तो वहां पे यूके का भी है, तो इसीलिए तो 99 सालों तक ये उस पर कब्जा बनाए रखेगा, पट्टा अपना रखेगा। बाकी चागो द्वीप समूह और डिएगो गार्सिया जो द्वीप समूह है उसके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, विश्व पशु दिवस वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 4 अक्टूबर को। थीम क्या है, द वर्ल्ड इज देयर होम टू, दुनिया उनका भी घर है, तो याद रखेंगे ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं किस राज्य के बोडो नफाम जो कि एक तरह का व्यंजन है उसको जीआई टैग मिला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। अच्छा, आपको ये पता है बोडो जनजाति ये कहाँ की है, अगर आपको ये पता है तो आंसर आप सीधा सीधा लगा सकते हो, असम इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी एक नहीं, यहाँ पे टोटल 8 पारंपरिक उत्पाद हैं असम के जिनको जीआई टैग मिला है। तो इनको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है, देखो सबके आगे बोडो बोडो लगा हुआ है, बोडो बिडवी या बोडो 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 बोडो, ये देखो सबके आगे बोडो लगा हुआ है। ठीक है, इसमें से कुछ उत्पाद हैं, खाद्य उत्पाद हैं, कोई वस्त्र हैं, कोई बियर है। ठीक है, तो हमें याद नहीं रखना, आप तो हिंट पकड़ लो, जहां पर भी बोडो आ जाएगा इसको जीआई टैग मिला और ये कहाँ का है, असम का है। इस तरह से याद रख सकेंगे आप। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी किस राज्य में बायो सीएनजी प्लांट या संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक वैद गौशाला का उद्घाटन अभी कहाँ पे किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। और ये उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बायो सीएनजी प्लांट है ये, और इसका नाम है लाल टिपारा गौशाला, इसका उद्घाटन किया। तो यहाँ पे 100 टन गाय के गोबर का उपयोग करके हर दिन 3 टन प्राकृतिक गैस बनाई जाएगी और जैविक खाद भी बनेगी यहाँ से। ये भारत की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला होगी। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, जिसका भी मोदी जी ने उद्घाटन किया, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी किस राज्य में भारत के पहले सुपर कैपेसिटर संयंत्र यानी कि प्लांट का अनावरण किया गया? तो आंसर होगा केरल में। और ये उद्घाटन या अनावरण किया है केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने। कहाँ पे? केरल के कन्नूर में। ये भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा है, यानी कि एक तरह का सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा। यहाँ पे सुपर कैपेसिटर बनाए जाएंगे। और कौन सी कंपनी बना रही है? कैल्ट्रॉन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड इसको बना रही है इसरो की मदद लेकर के। 42 करोड़ रुपए की लागत आ रही है बनाने में। जब ये बन जाती है तो इसका लक्ष्य होगा प्रतिदिन 2000 कैपेसिटर का उत्पादन करना, मैन्युफैक्चर करना। तो ये ध्यान रखना। कहाँ पे? केरल में। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी शहरी शासन सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिर से केरल। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बोलोगे शहरी शासन सूचकांक, तो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। और अगर बात करें इसको जारी किसने किया है, तो प्रजा फाउंडेशन ने इसको जारी किया है। मुंबई का एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है ये। और इसी के अनुसार अगर टॉप 5 देश की हम बात करें तो पहला हमने कह दिया केरल है, बाकी उड़ीसा, महाराष्ट्र वगैरह है, लेकिन पहला तो क्या है? केरल है। और इस इंडेक्स को कितने आधार पर तैयार किया गया? 4 आधार पर तैयार किया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो याद रखेंगे कौन सा इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं? शहरी शासन सूचकांक, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। किसने जारी किया है? प्रजा फाउंडेशन ने जारी किया है और टॉप पर केरल है। तो अगला प्रश्न क्या है? अच्छा प्रश्न है कि 2024-25 सेशन का जो ईरानी कप है उसको किसने जीत लिया है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? मुंबई ने जीत लिया है। पहले तो याद रखेंगे ईरानी कप का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। अभी 2024-25 का जो सेशन है उसको मुंबई ने जीत लिया है। 16वीं बार मुंबई विजेता रहा। किसे हराया? शेष भारत को हराया। देखो जो ईरानी कप होता है ना, ये जो अभी इससे पहले जो रणजी ट्रॉफी हुआ था उसमें जो विजेता रहता है उसके बीच और शेष भारत की टीमों को मिलाकर के एक टीम बनाई जाती है, उनके बीच होता है। ठीक है, तो अभी मुंबई और शेष भारत के बीच में हुआ, मुंबई ने इसको जीत लिया है। मुंबई टीम के जो कप्तान थे वो अजिंक्य रहाणे थे, शेष भारत के ऋतुराज गायकवाड़ थे। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में किया है। प्रधानमंत्री जी ने किया है तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोदी जी ने भी 5 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के वाशिम में बंजारा संग्रहालय का उद्घाटन किया, ये याद रखना। और वहां पर उन्होंने बंजारा लोगों और उनकी संस्कृति का एक प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र है जिसको कहा जाता है नंगारा, उसको भी उन्होंने बजाया है। आप जानते ही हो मोदी जी जहाँ पर भी जाते हैं शुरू हो जाते हैं, कोई भी ढोल देगा बजाने लग जाएंगे, कोई भी बांसुरी देखी बजाने लग जाएंगे। तो ये इन्होंने यहाँ पे बजाया नंगारा, उसका उस वाद्य यंत्र का नाम है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा ना ये। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे विश्व शिक्षक दिवस, वर्ल्ड टीचर डे कब मनाते हैं? तो आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर को मनाते हैं। वर्ल्ड लेवल पे जो टीचर डे होता है 5 अक्टूबर, भारत में जो हम नेशनल टीचर डे मनाते हैं वो इससे जस्ट एक महीने पहले होता है 5 सितंबर को, महीने भर का अंतर है ना। और वर्ल्ड टीचर डे वाले की थीम है शिक्षा के लिए एक नए सामाजिक अनुबंध की ओर और शिक्षकों की आवाज को महत्व देना। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर आप पूछोगे विश्व का भी चौथा देश कौन सा बन गया है जिसका विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये $700 बिलियन को पार कर गया। तो ऐसा करने वाला चौथा देश ये भारत हो गया है। आप पूछोगे पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा है? तो पहला तो चाइना है, फिर जापान है, फिर स्विट्जरलैंड है और फिर भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे अभी पहला आदि गौरव सम्मान समारोह ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा राजस्थान में। और बांसवाड़ा राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। ये पहली बार हुआ है आदि गौरव सम्मान समारोह, जिसकी अध्यक्षता हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने की है। और वहां पर 3 कैटेगरी में उन्होंने पुरस्कार का विभाजन भी किया। कौन कौन सी 3 कैटेगरियां थी वो? आदि रत्न गौरव सम्मान, आदि सेवा गौरव सम्मान और आदि ग्रामोत्थान गौरव सम्मान। तो ये आदि गौरव सम्मान समारोह था जो कि कहाँ पे हुआ? ये बांसवाड़ा राजस्थान में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषिोन्नति योजना के लिए कितना बजट अभी जारी किया गया? तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। तो 2 तरह की योजनाएं हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इनके बारे में। तो एक है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने पर ये केंद्रित है। टिकाऊ कृषि मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम से कम हो और पानी कम से कम खर्च हो सके, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल कम से कम हो, ऐसी फसलों पर ध्यान केंद्रित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
दूसरी योजना है कृषोन्नति योजना। तो इसका उद्देश्य क्या है? खाद्य सुरक्षा और एग्रीकल्चर में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। और इन दोनों के लिए कितना बजट? इतना बजट जारी किया गया है, तो लगभग मैंने इसको क्या बोल दिया, 1 लाख करोड़ रुपए बोल दिया। और दोनों में विभाजन कितना कितना होगा? तो इस योजना के लिए तो लगभग 57 और इस योजना के लिए आप देख सकते हो लगभग 44 करोड़ रुपए, है ना। पूरी एग्जैक्ट डेटा मैंने आपके सामने लिख दिया है, तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं भाई, भारतीय वायुसेना की 92 92 नंबर की एनिवर्सरी वर्षगांठ पर एयर शो का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई में। आपको बताया हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब होती है? 8 अक्टूबर 1932 में, इसीलिए तो एयरफोर्स डे, हम इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं। इस बार 2024 में इसकी 92वीं वर्षगांठ थी, 92 नंबर की एनिवर्सरी थी। और इसी मौके पर, इसी उपलक्ष्य में चेन्नई में एयर शो का आयोजन भी किया गया, चेन्नई के मरीना बीच पर। और थीम भी थी भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। वैसे इस साल हमारे नए आर्मी चीफ बन गए हैं, उनका नाम अमरप्रीत सिंह है, वो भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि जो भारत है वो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हो गया है, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा पेरिस में। तो इंटरनेशनल, अंग्रेजी में से बोलेंगे क्या, इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब, हिंदी में बोलोगे आप अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता, इसमें अभी भारत शामिल हो गया है। और इसमें भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ है? मतलब कोई न कोई तो शामिल हुआ होगा, पार्टिसिपेट किया होगा। मतलब भारत की ओर से नोडल एजेंसी कौन सी है? तो उसका नाम है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब की अगर हम बात करते हैं, इसकी स्थापना सन 2020 में हुई थी, जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। 16 देशों का ये संगठन है। अब तक 17 देश इसमें शामिल हो चुके हैं। भारत ये 17वां देश ही बना है इसमें शामिल होने वाला। इसका उद्देश्य क्या होता है? ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए कम ऊर्जा खपत वाली जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको डेवलप करना। तो ये याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव समारोह के लिए किसे भागीदार देश बनाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेल्स। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल की। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है, कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। ये एक बार प्रश्न पूछा गया था, कितने दिनों तक ये मनाया जाता है? 10 दिनों तक। 1 दिसंबर को ये शुरू होता है, 10 दिनों तक ये मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्यों? क्योंकि नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर को, इसीलिए। हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसे त्योहारों का त्योहार, फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। इस बार इसका 25वां संस्करण है, सिल्वर जुबली है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। पार्टनर कंट्री बना दिया गया वेल्स को। आप मुझे बताओ वेल्स की कैपिटल क्या होती? चलो ये मैं आपको बताता हूँ। इसकी कैपिटल कार्डिफ होती, पौंड स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी। आप मुझे बताओ ये पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? इसका उत्तर दीजिएगा। बाकी ग्रेट हॉर्नबिल ये राज्य के पक्षी 2 राज्यों का है, केरल का और अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स मैंने यहाँ पे बताए, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। जो भी मैं आपको ये सेशन करवाता हूँ, चाहे वो वीकली हो, मंथली हो, डेली करंट अफेयर्स वाला। चलो डेली करंट अफेयर्स वाला तो डिटेल में हो जाता है, तो थोड़ा शॉर्ट में लेकर के आता हूँ। मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो इंपॉर्टेंट डेटा है, वो ही मैं यहाँ पे देता हूँ आपको। तो बिल्कुल ध्यान से सुना करो। और इसके बाद जो एक सेशन आता है वो सुपर फास्ट रिविजन होता है। आप यूँ समझो 1 लाइनर रिविजन के फॉर्मेट में वो आता है। वो हमारा लास्ट मंथ का, सितंबर मंथ का बाकी है। तो ये जैसे ही सारा वीकली हो जाएगा, मैं उसको लेकर के आऊंगा पहले, फिर उसके बाद अक्टूबर मंथ का लेकर के आऊंगा, फिर उसके बाद सारा बैकलॉग हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, सेशन अगर अच्छा लगे तो यही बता दूं, अगर रुके गए 2 मिनट तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो। और दोस्तों के साथ में वीडियोस को सपोर्ट जरूर करना, अपने फ्रेंड सर्किल में, स्टडी ग्रुप में। इतना सा करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, तो प्लीज अपने इस क्रिक एग्जाम चैनल को, मुझे इन वीडियोस को सपोर्ट जरूर करना। अगर आपको इन वीडियोस से, मेरी मेहनत से मदद मिलती है, तो थोड़ी सी मदद मेरी भी कीजिएगा, हमारे इस चैनल की भी कीजिएगा। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी इनकी क्विज आपको मिल जाएगी अपने क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, है ना। क्विज मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। अभी डेली करंट अफेयर्स वाली हो रही है, फेस्टिवल सीजन है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अब हो गया फेस्टिवल वगैरह सब, अब जल्दी जल्दी आपको मिलने लगेंगी चीजें। अगला देखते हैं। चलो फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन अभी कहाँ पे किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड में किया है। और किसने किया? मोदी जी ने किया, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। झारखंड की जो कैपिटल है रांची, वहीं पे गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का यहाँ पे उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे जो कचरा होता है, जो गोबर होता है, उसका इस्तेमाल करके क्लीन एनर्जी
का प्रोडक्शन किया जाएगा और साथ में बायो खाद भी यहाँ पे बनेगा। गेल की बात करें, मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और सीएमडी संदीप कुमार गुप्ता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि दुनिया की पहली बायोनिक आंख जिसका नाम है जेनेरिस बायोनिक विजन सिस्टम, ये कहाँ पे डेवलप की गई है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में मोनाश यूनिवर्सिटी ने जेनेरिस बायोनिक विजन सिस्टम को डेवलप किया है, जो कि एक तरह की बायोनिक आंख है। इसमें क्या होगा, ये क्या करेगी, क्षतिग्रस्त ऑप्टिक नसों को बाईपास करके और सीधे मस्तिष्क को संकेत भेजकर दृष्टि बहाल करने का काम करेगी। मतलब आपको दिखाएगी, अगर आप देख नहीं सकते हो तो इस सिस्टम से आपको दुनिया दिखाई देने लगेगी, सीधी सी बात ये है। ठीक है, और इसी तरह से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इसी साल हमने पढ़ा था, एलन मस्क की एक कंपनी है न्यूरालिंक नाम से, उसने भी कहा था कि दृष्टिहीन लोगों के लिए हम एक डिवाइस बना रहे हैं जिसका नाम इन्होंने क्या रखा था, ब्लाइंड साइट। उससे आप दुनिया देख सकेंगे अगर आपको दिखाई नहीं देता तो। ठीक है, ध्यान रखना। और आंखों से संबंधित ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने यहाँ लिखे हुए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, ये सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, ये प्रश्न देखो, बैंकिंग से संबंधित ये प्रश्न है। तो आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने अभी सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? 3 जनों को नियुक्त किया था, डॉक्टर नागेश कुमार, सौगत भट्टाचार्य और प्रोफेसर राम सिंह। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में आप जानते हो, मौद्रिक नीति समिति जिसकी स्थापना 2016 में हुई थी, जिसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ा सा और मैं बताऊं तो आरबीआई के 3 सदस्य होते हैं, केंद्र सरकार के 3 सदस्य होते हैं, और अभी जो 3 नए मेंबर बने वो केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त किए गए हैं। तीनों के नाम आपके सामने हैं। और इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को हेड कौन करता है? जो आरबीआई गवर्नर होते हैं, वो वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं, जो आरबीआई के गवर्नर हैं। और इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का उद्देश्य क्या होता है? मेन उद्देश्य महंगाई को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, या आप यूं कह सकते हो 2 से लेके 6% के बीच में इन्फ्लेशन को मेंटेन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसलिए साल में 6 बार या हर 2-2 महीने में ये बैंकिंग रेट्स जारी करता रहता है ताकि इन्फ्लेशन इनके बीच में मेंटेन रहे। तो सारी बात तो मैंने बता ही दी है। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? क्वाड देशों के बीच में जो एक समुद्री अभ्यास होता है, मालाबार एक्सरसाइज उसको बोलते हैं, इस बार उसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया। क्वाड कंट्रीज आप जानते हो, 4 देश इसमें होते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, और इनके बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, उसका नाम मालाबार एक्सरसाइज है, जो कि एक तरह का नेवल एक्सरसाइज है, नौसैन्य अभ्यास है। और इस साल भारत के विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया, अभी अक्टूबर में हुआ था ये। और ये प्रश्न और याद रखो, इस साल जो क्वाड सबमिट हुई है वो कहाँ पे हुई है? अगर एग्जामिनर ये पूछे कि कहाँ पे होने वाली थी, वैसे नहीं पूछेगा इस तरह का प्रश्न, लेकिन आपको तो पता ही है, डेली करंट अफेयर्स आप पढ़ते होंगे, तो पहले ये भारत में होने वाली थी, लेकिन फिर हुई कहाँ पे? भारत में कैंसिल हो गई। भारत वालों को बोला कि अगले साल होस्ट करना आप। इस साल कहाँ पे होगी ये या कहाँ हुई? तो अमेरिका ने इसको होस्ट किया, वॉशिंगटन डीसी। तो इस बार अमेरिका ने इसको होस्ट किया, कहाँ पे? विल्मिंगटन में, विल्मिंगटन में इसका आयोजन किया गया, ये आप ध्यान रखेंगे। तो गाइज, ये थी आज की आपकी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास, जिसमें हमने, फिर से बता दूं, अक्टूबर का पहला वाला जो वीक है, जो हमारा बैकलॉग था, वो हमने क्लियर कर लिया। दूसरा वीक में करा चुका हूँ, तीसरा वीक हो चुका है, चौथा आपको जल्द मिल जाएगा। बाकी सेशन को अभी भी आपने लाइक नहीं किया तो यहाँ नीचे लाइक का बटन होता है यार, प्रेस कर दो, वीडियो लाइक हो जाएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। अगर आपको दूसरों की मदद करके अच्छा लगता है तो वाकई आपको अच्छा लगेगा। इसे शेयर जरूर कीजिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू। और हाँ, आप सभी को विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। मुझे स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था लेकिन मैं भूल गया। तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।